तो ये भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था लास्ट क्लास में, इसको याद भी कर लिया हुआ था। अब यहाँ से एक एक पॉइंट से बढ़ते हैं। जैसे कि नासिका है, नासिका में ये होता है गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स से क्या होता है, इससे म्यूकस रिश्ता रहता है। म्यूकस म्यूकस रिश्ते रिश्ते का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है। इससे जो म्यूकस रिश्ता है हमारे नाक में, जब हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास के साथ धूल के कण आते हैं, कुछ और पतले कण आते हैं जो पता नहीं चलता है, रुई के एकदम पतला पतला कण होता है, या कोई और बैक्टीरिया होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया आते रहते हैं हमारे नाक में। तो सबसे पहले क्या होता है, जो रोआ होता है हमारे नाक में, रोआ उसको चिपका लेता है अपने से, रोआ रोकने की कोशिश करता है, उससे भी चला गया तो ये गॉबलेट सेल से जो म्यूकस निकला हुआ, ये म्यूकस क्या करेगा, उसको चिपकाने की कोशिश करेगा, नाक में ही चिपका लेंगे। बाद में फिर हम लोग नाक साफ करते हैं तो वो निकल जाते हैं। ये सब नेजल कैविटी तक में ये चीजें होती हैं। और कई बार नेजल कैविटी में ये होता है, ज्यादा हो गया तो नेजल कैविटी या तो दो काम करता है, या तो बाहर निकाल देगा या अंदर करेगा। अंदर करेगा इसलिए क्योंकि फिर वो आप खांसी करोगे, छींक मारोगे तो वो तेजी से निकलेगा। नाक और नासिका कैविटी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमारा था फेरिंग्स का रोल। फेरिंग्स का तीन पार्ट होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है फेरिंग्स के पार्ट को। इसमें हम लोगों ने देखा हुआ था नेसोफेरिंग्स होता है जो नाक के पास होता है। फिर हम लोगों ने देखा था ओरोफेरिंग्स होता है जो मुंह के पास वाला हिस्सा होता है। और फिर हम लोगों ने देखा लैरिंजोफेरिंग्स होता है, ठीक मुंह के नीचे वाला हिस्सा होता है। ये तीनों हो सकता है एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये दो चीजों का पार्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो आपका ये पाचन तंत्र का भी पार्ट है, दूसरा ये आपको श्वसन तंत्र का भी पार्ट हो जाता है। श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों जगहों पर इसका रोल होता है, इसका फेरिंग्स का। इसीलिए फेरिंग्स अपने आप में महत्व रखता है। श्वसन तंत्र का जो पार्ट अलग हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। और जो उसका हो रहा है पाचन तंत्र का, उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, वहां से क्या अलग हो रहा है हम लोगों ने देखा था। एक तो आपका ये लैरिंग्स हो गया और ये एसोफेगस हो गया, ये एसोफेगस होता है। तो दोनों चीजें अलग हो रही हैं किससे, फेरिंग्स से अलग हो रही है। फेरिंग्स से हम लोग लैरिंग्स को देखते हैं। लैरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो आपके हायोइड बोन है ना, हायोइड बोन के नीचे मान के चलिए कि हायोइड बोन के नीचे से लैरिंग्स शुरू होता है। लैरिंग्स में क्या हो रहा है, तीन पार्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लैरिंग्स का रोल होता है। ये यहाँ से यहाँ तक लैरिंग्स, यहाँ से जहां से आप ट्रैकिया शुरू हो रहा है उससे ठीक ऊपर तक। ट्रैकिया में क्या होता है, ये सी आकार का, सी आकार के कार्टिलेज होते हैं। सी आकार के कार्टिलेज, ये कार्टिलेज क्या करता है, आपके श्वास प्रणाली को की रक्षा करता है। अगर कार्टिलेज वाला ये ना हो तो दिक्कत होगी, क्या होगा, श्वास नहीं है तो चिपक जाएगा, ना चिपके, इसलिए उसमें थोड़ा सा आधा हार्ड वाला पोर्शन होता है सी आकार के, जो उसको बनाए रखता है, उसके हार्डनेस को बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले पोर्शन में, एक तो हायर बोन के ठीक नीचे होता है, दूसरा इसमें ये थायराइड वाला जो कार्टिलेज है, ये थायराइड वाला कार्टिलेज इसमें होता है। दूसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोकल कोड। वोकल कोड भी इसी में होता है, वोकल कोड होता है। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, वोकल कोड अभी इसको आगे हम लोग कराएंगे। और फिर उसके ठीक नीचे से हमारे ट्रैकिया की शुरुआत हो जाती है। तो ट्रैकिया जो इस तरीके से बना हुआ है ना, ये इसी तरीके से इसकी संरचना बनी होती है। जैसे ये एक ये है, ये है, ये वाली संरचना हमारी ट्रैकिया की संरचना होती है। ये पूरी ट्रैकिया है। और ट्रैकिया फिर जहां पर जाकर के दो पार्ट में बंटता है, वहां से ट्रैकिया का नाम बदल जाता है। और ट्रैकिया ही दो पार्ट में बट रहा है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तब उसका नाम हो जाता है ब्रोंकी। ब्रोंकी। तो ब्रोंकी दो पार्ट में बट गया, एक एक जाएगा राइट वाले लंग्स में, एक जाएगा लेफ्ट वाले लंग्स में। तो एक हो गया राइट ब्रोंकी, दूसरा हो गया लेफ्ट ब्रोंकी। तो ये ध्यान देंगे। अभी हम लोग स्वर यंत्र वाले में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। तो स्वर यंत्र वाले में हमें एक तो ये रखना है कि जुड़ता कहाँ से है, ऊपर वाला हिस्सा कहाँ से जुड़ता है और नीचे वाला हिस्सा कहाँ से जुड़ता है। तो ऊपर वाला तो फेरिंग्स से जुड़ता है, फेरिंग्स के भी तीन पार्ट हैं, तो अगर उसमें पूछ दिया तो सबसे नीचे वाला पार्ट उसका है लेरिंजोफेरिंग्स, वहां से जुड़ता है। और नीचे लेरिंग्स का कहाँ होता है, ट्रैकिया उसका लास्ट होता है, तो ये ट्रैकिया से जुड़ता है, श्वास प्रणाली से जुड़ता है। अब हम लोगों अब हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे, एक बार आया भी हुआ था क्वेश्चन, कि स्वर जो निकलता है, ये जो
हम लोग आवाज निकलता है वो किस पोर्शन से निकलता है, वो लैरिंग्स से ही निकलता है। स्वर कहाँ से निकलता है? लैरिंग्स से। क्यों निकलता है? क्योंकि लैरिंग्स में ही वोकल कॉर्ड होता है। दो दो चीजें इंपॉर्टेंट इसमें है, एक है एडम एप्पल, एक होता है वोकल कॉर्ड। उभरा होता है ना गले पे, ये उभार जो होता है जेंट्स के जनरली, इसी को एडम एप्पल कहते हैं। ठीक है। और फिर वोकल कॉर्ड होता है हमारा। तो ये दो चीजें अगर पूछते हैं कि वोकल कॉर्ड और एडम एप्पल कहाँ होता है, तो ये दोनों चीजें हम कहेंगे कहाँ होता है, ये लैरिंग्स में होता है। एडम एप्पल क्या होता है? गले के सामने ये उभरा हुआ हिस्सा है, और ये स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स की सुरक्षा भी करता है। वॉइस बॉक्स जिससे हमारी आवाज निकल रही है उसकी सुरक्षा भी करता है। सर राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना, गेटवा दबा देंगे तेरा, वही ना? हाँ, टेटवा कहते हैं, टेटवा। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दबाना नहीं किसी का। उसके बाद है श्वास प्रणाल। श्वास प्रणाल यानी कि ये हो गया आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया कहाँ से शुरू होता है? ट्रैकिया से ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है उससे शुरू होगा। ठीक ऊपर वाला क्या था? लैरिंग्स था। बोलिए, लैरिंग्स था। तो लैरिंग्स से शुरू होगा ट्रैकिया, और कहाँ तक जाएगा? फेफड़े में जाएगा। फेफड़े में ट्रैकिया का हिस्सा वहां तक होगा जहां से कि फिर वो ब्रोंकाई ना बन जाए। ट्रैकिया और ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई से बनने तक वो ट्रैकिया कहलाएगा, और उससे पहले तक वो बेचारा ट्रैकिया ही है। 12 सेंटीमीटर लंबी हम लोगों ने दिखाया, जिसकी संरचना हम लोगों ने देखा था ऐसे संरचना है। ऐसी संरचना, ये वाली जो संरचना है, ये संरचना किसकी है? आपके ट्रैकिया की संरचना है। और ये 12 सेंटीमीटर लंबी है, और इसके बाद ये दो पार्ट में बंटती है। दो पार्ट में बंटने पर दोनों फेफड़े में ये जाती है, एक लंग्स में फिर दूसरे लंग्स में जाएगी। तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा ब्रोंकी। यहाँ से ये ब्रोंकी हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी गॉबलेट सेल्स होता है, ध्यान रखेंगे। गॉबलेट सेल्स ऊपर हमारे नासिका के अंदर भी, नासिका जो उसमें कैविटी है वहां भी होता है, जिससे म्यूकस निकलता है। और यहाँ भी गॉबलेट सेल्स है, यानी कि ट्रैकिया में भी है, जिससे म्यूकस निकलता है। और वो क्या करता है? म्यूकस जो यहाँ तक नहीं छन पाया, कुछ जीवाणु धूल के कण गए, तो ट्रैकिया में वो फंस जाता है उसके म्यूकस में। और इसीलिए हम लोग जो है कई बार बाहर से आते हैं धूल से इस तरह से हम लोग करते हैं। ये करते इसलिए नहीं है कि हमें अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं कि वो खुद करवाता है, ताकि हम बाहर स्पिट आउट कर दें, तो बाहर जो जीवाणु हमारे अंदर या धूलकण गए हुए हैं वो बाहर निकल जाएगा। ये श्वास श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये सब माना जाता है। अब हम लोगों ने कहा कि हम लोग आते हैं ब्रोंकी में। ब्रोंकी हमने कहा कि दो पार्ट में होता है। एक गया एक फेफड़े में, दूसरा गया दूसरे फेफड़े में। तो दोनों फेफड़े में जब ये जा रहा है, तो जो राइट वाले में जाएगा उसको कहेंगे राइट ब्रोंकाई, और जो लेफ्ट वाले में जाएगा उसको कहेंगे लेफ्ट ब्रोंकाई। तो लेफ्ट ब्रोंकी और राइट ब्रोंकी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या होता है लंग्स में, जैसे राइट वाला लंग्स है, ठीक है, और इधर आपका, बस बस बस, इधर आपका लेफ्ट वाला है। इसमें तीन पार्ट होता है। राइट वाले में तीन पार्ट होता है, और लेफ्ट वाले में दो ही पार्ट होता है। यानी लंग्स के लोब्स अगर कहें हम लोग, तो लोब्स दो और तीन लोब्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। राइट में कितने लोब्स होते हैं? तीन लोब्स होते हैं। लेफ्ट में कितने लोब्स होते हैं? दो लोब्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो इसी हिसाब से देखिए, अब यहाँ जो ब्रोंकी आ रहा है, ये ब्रोंकी यहाँ आया, ये क्या होगा? ये बेचारा तीन जगह पर जाएगा। तीन जगह पर, यहाँ भी जाना है इसको, दूसरे लोब में भी जाना है, तीसरे लोब में भी जाना है। तीन लोब में ये बटना है इसको। तीन लोब में बटने की वजह से जब ये बट जा रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इसकी लंबाई लेंथ छोटी हो जा रही है। लेंथ इसकी छोटी हो रही है। किससे? किसके विथ रिस्पेक्ट में? लेफ्ट वाले, क्योंकि लेफ्ट वाले में तो दो ही लोब है, इसमें लंबा सा गया, फिर दूसरा बट करके इसमें जाएगा, नीचे वाले लोब में। तो यहाँ दो ही में जाने की वजह से ये वाला थोड़ा इसकी लेंथ बड़ी होती है, लेफ्ट वाले की, लेफ्ट वाले ब्रोंकाई की। और राइट वाले ब्रोंकाई की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है। बस ये छोटी सी बात है, क्या पता एग्जाम में पूछ दे, तो ध्यान रहना पड़ेगा। और मुख्य रूप से ये कितने भाग में बटती है? ब्रोंकी भी बटेगी ना, क्योंकि तीन लोब्स है, तो तीनों में जाना है, तो तीन पार्ट में इधर मुख्य रूप से बट रही है, फिर बाद में तो और वो बटेगी।
उसके बाद लेफ्ट में अगर देखें तो लेफ्ट में दो ही लोब्स हैं, दो लोब्स हैं, तो ये कितने पार्ट में बटेगी, दो पार्ट में बटेगी। ये ध्यान रखना है, शुरुआत में दो पार्ट में बटेगी। अब ब्रोंकी जो है वही ब्रोंक्यूल्स में बदलना है उसको, आगे जाकर के फेफड़े में तो अभी मुख्य वाले हिस्से में गया हुआ है ब्रोंकी। अब वो क्या होता है, आगे बढ़ करके कई शाखाओं में बट जाता है। जब कई शाखाओं में बटेगा तो उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। उसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब वो एक शाखा जा रही थी ऐसे, फिर एक शाखा इधर निकल रही, एक शाखा इधर निकल रही, एक शाखा इधर निकल रही, एक शाखा इधर निकल रही है। इस तरह से ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कई शाखाओं में बट जाती है। और कई शाखाओं में बटने के बाद जब ये अंतिम आता है तो यहाँ से इसकी छोटी छोटी शाखाएं निकलती, छोटी छोटी शाखाएं। ये छोटी शाखाएं क्या होती हैं, छोटी शाखाएं यहाँ पर ये एक अलग संरचना बनाती, गोल गोल अंगूर के गुच्छे की तरह संरचना बनाती। ये इसको कहते हैं एल्बुलाई। ये हर जगह बनेगी संरचना, पूरे लंग्स में ये संरचना आपके फैली रहेगी। गुच्छा बनाता है, अंगूर का फूला हुआ गुच्छा। और इन गुच्छों में क्या होता है, इसको एयर सैक कहते हैं। इसमें क्या होता है, वायु भरा होता है। क्या होता है, वायु भरा होता है, एयर सैक हो गया। ये छोटे छोटे गुच्छे यहाँ बन गए हैं, ये पूरे लंग्स में आपके फैले हुए हैं। इस इन गुच्छों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्बोलाई। इसको एल्बुलाई कहते हैं। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ब्रोंक्यूल्स। ये हो गया ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स। और ये अंगूर का गुच्छा वाला हो गया आपका एल्बुलाई। वेन केवी कैपिलरीज और आर्टरी केवी कैपिलरीज अंदर तक उस पे, मतलब इस एल्बुलाई पे छाया हुआ है, चिपका होता है। क्या होता है, चिपका होता है। ये आपस में चिपका होता है, अगर नहीं चिपका होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये चिपका होता है, ये देखिए, ये चिपका हुआ। चिपके होने की वजह से क्या होता है, जो कैपिलरीज होते हैं वो उसमें भी छिद्र होता है, तो उससे ताकि ऑक्सीजन हट पाए, उससे ऑक्सीजन हट करके इसमें आ पाए, और इसका जो है नहीं, उस ये ऑक्सीजन को खींच पाए, उसका कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ पाए। तो क्या होगा, यहाँ से जो आपके आर्टरी के जो कैपिलरीज हैं उसके हीमोग्लोबिन में क्या आया हुआ है, उधर से CO2 आया हुआ है। CO2 यहाँ पहुंचा, उसमें भी छिद्र है, उसमें भी क्या है, इसके कैपिलरीज में छिद्र है। उस छिद्र से CO2 अंदर चला गया, और यहाँ पर इसमें तो छिद्र है ही, ये जो अंगूर वाले गुच्छे एल्बुलाई, इसमें छिद्र है ही। इसमें जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को उसने पकड़ लिया, किसने, हेमोग्लोबिन ने क्या किया, छोड़ दिया किसको, CO2 को छोड़ दिया, और ले लिया किसको, ले लिया इसने ऑक्सीजन को ले लिया। ये क्रिया यहाँ पर चलती है कि CO2 को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना। ये क्रिया यहाँ पर लगातार चलती रहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब लंग्स पर आते हैं, लंग्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने लंग्स के अंदर के की चीजों के बारे में देखा। लंग्स हमारे पास कितने होते हैं, सबके पास उतने ही हैं, दो ही लंग्स हैं सबके पास। और लंग्स कहाँ पर होता है अवस्थित, थोरेसिक कैविटी में अवस्थित होता है, ये ध्यान रखेंगे। लंग्स कहाँ है, तो थोरेसिक कैविटी में अवस्थित होता है, थोरेसिक कैविटी में। तो थोरेसिक कैविटी और स्टमक कैविटी को बांटता कौन है, कौन बांटता है, बताइए। आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, कौन बांटता है, डायफ्राम 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 बांटता है। ये बहुत सी बात है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोरेसिक कैविटी और हमारा हो गया स्टमक कैविटी, दोनों को बांटने वाला कौन होता है, डायफ्राम होता है, दोनों कैविटी को बांटने वाला, ये ध्यान रखें। लंग्स क्या होता है, डायफ्राम पर टिका होता है, उस पर स्थित होता है। और डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है श्वसन में। डायफ्राम क्या होता है, ऐसे होता है, इस आकार का होता है डायफ्राम, ऐसे। जैसे श्वास लेते हैं तो डायफ्राम सीधा हो जाता है, फिर डायफ्राम में वो लोच होता है, इलास्टिसिटी होती है, डायफ्राम अपने आप को ऊपर उठाता है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम सीधा हो जाता है, और जब डायफ्राम सीधा होता है तो डायफ्राम फिर प्रेशर मारता है, प्रेशर मारने की वजह से क्या होता है, श्वास फिर बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दोनों फेफड़ों में एक ऐसा स्थान होता है, ध्यान रखिएगा। अब फेफड़े में तो अब यहाँ से जो अशुद्ध हवा, अशुद्ध रक्त होता है, जो हार्ट ने भेजा हुआ है, वो अशुद्ध रक्त भी तो लंग्स में जाएगा, तभी तो वहां CO2 दे करके O2 लेगा। वो कहाँ से जाएगा, वो नलियां कहाँ से जाएंगी, वो नलियां जाने के लिए एक
खास जगह होता है जिसको कहते हैं हाइलम, ध्यान रखिएगा, ये हाइलम, हाइलम एक जगह होती है लंग्स में, दोनों लंग्स में होती है हाइलम। हाइलम से क्या होता है, कौन कौन सी चीजें उस वहां से कौन कौन सी नसें गुजरती हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। एक तो हमें ब्रोंकाई हम लोगों ने देखा हुआ था, दोनों तरफ जा रही ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई भी वहीं से जा रही, ये ब्रोंकाई मान लीजिए जा रही है। फिर वहां से आपको पल्मनरी धमनी जाएंगी, पल्मनरी धमनी आर्टरी, और फिर वहीं से आपको पल्मनरी वेन भी जा रही है। तो ये तीनों चीजें होंगी वहां पर। और इतना ही नहीं, उसमें जो है लिम्फेटिक डक्ट भी जाना है, लिम्फेटिक डक्ट भी जा रहा है। तो ये जो आकृति बन जाती है, ये त्रिकोण की आकृति की बन जाती है, ये सारी चीजें वहां जा रही होती हैं, और इसका नाम है हाइलम। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, ये कैप्सूल में बंद है, ये वाला जो इस तरह से पूरा ही यहाँ से लेकर के आपको पूरा ही, ये लंग्स क्या है, कैप्सूल में बंद है। इसको क्या कहते हैं, डबल लेयर का होता है। तो डबल लेयर का होने की वजह से इसको दोहरी सिरमी कला कहते हैं, डबल सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन से घिरा होता है हमारा लंग्स। और उस मेम्ब्रेन में ये जो डबल लेयर वाली होती है, डबल लेयर है, उसमें थोड़े से लिक्विड भी होता है, उसमें लिक्विड होता है, उसमें द्रव्य भी भरा होता है, ध्यान रखें। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों लंग्स में त्रिकोणाकार एक स्थिति होती है जिसमें से कि नसें अंदर बाहर जा सकती हैं, वो दोनों में ही होते हैं, जिसको हाइलम कहा जाता है, वो यहाँ पर होता है। अब गैस जो एक्सचेंज हो रहा है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, CO2 और O2 का हो रहा है, लेकिन क्या सारा O2 का इस्तेमाल हो जाता है, वो देखना जरूरी। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सामान्य वायु है उसमें 78% हमारा होता है क्या, नाइट्रोजन होता है, लगभग में ही रखें, थोड़ा सा ऊपर 9% भी आपको देखने को मिल सकता है। ऑक्सीजन 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब हो गया आपका 0.04% हो गया, 0.04%। और कुछ अन्य गैसें भी होती है जो अल्प मात्रा में होती है, तब जाकर के ये 100% पूरा होगा। अभी आप ये तीनों जोड़ोगे तो 100% नहीं होगा। अल्प मात्रा में और गैसें भी होती हैं, थोड़ा वाष्प भी होता है उसमें, वेपर भी होता है। तो मेन हमें ये तीन को याद रखना है, नाइट्रोजन को याद रखना है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन को याद रखना है, और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को। जब हम श्वास लेते हैं तो ये वाला हमने ले लिया जिसमें कि 78% आपका नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.04% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कहीं पर 0.03% भी लिखा होता है, परेशान नहीं होंगे। जब हम छोड़ते हैं श्वास को, एक्सपिरेशन होता है, उस दौरान नाइट्रोजन तो जितना गया था वो निकल जाएगा, नाइट्रोजन पूरा का पूरा निकल जाता है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए कितना निकलता है, 16% या कहीं 17% आपको आएगा। तो 16% निकला तो कितना परसेंट इस्तेमाल हुआ, 5%। तो कहीं कहीं 17% भी होता है, तो जहाँ 17 होगा वहां के हिसाब से 4% इस्तेमाल हुआ। तो देखिए हम पूरा इस्तेमाल इतना ही कर पा रहे हैं ऑक्सीजन का, ले तो भरपूर रहे हैं, इस्तेमाल इतना ही 4 या 5% इस्तेमाल हो रहा है। उधर से छूटता क्या है, फिर उधर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। अगर 4 वाले फॉर्मूला को माने तो 4.5 हो जाएगा, 5 वाले को मानेंगे तो 5.5 हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। उतना वो कन्वर्ट हो करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया। फिर बाकी गैसेज और होती हैं, जलवाष्प और बाकी गैसेज अल्प मात्रा में होती हैं, तो वो सब भी थोड़ा निकलता है। मेन इसमें हमें ऑक्सीजन को देखना है कि ऑक्सीजन में जो डिफरेंसेस आए वो डिफरेंसेस जुड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये ध्यान रखना है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बड़ा टफ भी है। तो अभी तक जो जनरली जो पढ़ा जाता है बहुत सिंपल पढ़ा जाता है, इसमें कौन कौन से मसल्स भाग लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इस बार पूछ दिया था जो थोड़ा बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया था, उसको भी, उस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ रखा हुआ है, उसको भी हम लोग देखें। हम लोग मेन जानते हैं कि 2 मसल्स मेन होता है जो भूमिका निभाता है, एक होता है इंटरकोस्टल मसल्स, एक होता है डायफ्राम। एक डायफ्राम, एक इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल मसल्स है, डायफ्राम है, इन दोनों की भूमिका से श्वास लेते हैं। लेकिन उसके अलावे गर्दन के मसल्स हैं, कंधे के मसल्स हैं, पेट की मांसपेशियां हैं, ये सब भी बहुत भूमिका निभाती हैं श्वसन के दौरान। लेकिन जनरली आप देखोगे कि 2 तक ही चर्चा होती है, एक यहाँ होती है इंटरकोस्टल की चर्चा, एक डायफ्राम की चर्चा जनरली होती है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा ज्यादा पता है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स 11 जोड़ी होती है,
क्यों होती 11 जोड़ी? तो 12 जो रिब्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुआ, रिब्स के बीच की जो मसल्स है वो हुआ, तो 12 रिब्स हो गए आपके, तो 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स होंगी। इंटरकोस्टल मसल्स भी 3 प्रकार का होता है जनरली। अब इसमें देखिए एक चीज खास ये है, एक तो संरचना देखिए ऐसे ऐसे बनी हुई है और एक संरचना देखिए ऐसे ऐसे बनी हुई है। ये 2 तरह की संरचना है। जो ऐसे ऐसे वाली संरचना ये बनी हुई है, ये वाली संरचना जो एक दूसरे के अपोजिट लग रही है, ये इंटरनल वाला है, सबसे अंदर वाला है। और ये जो बाहर वाला है, इसको बाहर वाला, इसका भी पोर्शन हम लोग देखेंगे। 3 पोर्शन इसके मुख्य हैं। इधर भी देखिए, ये अलग अलग देखिए एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है श्वसन के दौरान। उसके अलावा ये हो गया आपका डायफ्राम, ये आपका डायफ्राम हो गया, ये पूरा डायफ्राम यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक डायफ्राम, यही सीधा हो जाता है श्वसन के दौरान। और फिर पेट की मांसपेशियां हो गई आपकी, ये पूरा पेट की मांसपेशियां हैं, तो इसका पूरा ही रोल होगा। लेकिन जब ज्यादा जोर से हम श्वास को प्रेशर देते हैं तो ये वाली मांसपेशी का काम होता है। इसको भी अभी हम लोग देखेंगे, आते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये 11 जोड़ी होती है इंटरकोस्टल मसल्स। अगर एग्जाम में आ जाए, मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन सा, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल, एक इंटरमोस्ट होती है। सब में इंटरकोस्टल मसल्स लगा दीजिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला, जो इंटरनल है ये बीच वाला हो गया उस हिसाब से। अब देखिए इसकी भूमिका देखिए, ये जो एक्सटर्नल वाला है इसकी भूमिका अलग होगी और इन दोनों की भूमिका अलग होगी। एक्सटर्नल वाला क्या करता है, इनहेलेशन में काम करता है, श्वास लेते समय इसकी भूमिका होती है। तो श्वास आप ले रहे हैं तब इसकी भूमिका होगी। और इन दोनों मसल्स का, इंटरनल इंटरकोस्टल और इंटरमोस्ट इंटरकोस्टल वाला, इसकी भूमिका किसमें होती है, श्वास को छोड़ने के दौरान इसकी भूमिका होती है। एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, अभी तक इससे रिलेटेड नहीं पूछा गया है लेकिन इसके चांसेस हैं कि आ जाए, क्योंकि ब्रीदिंग वाला मामला है, योग से जुड़ा होता है इसीलिए। तो एक्सटर्नल वाला क्या करता है, ये रिब्स को ऊपर उठाने का काम करता है, ऊपर उठेगा श्वास अंदर आएगा। और इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल क्या करता है, रिब्स को दबाने का काम करता है। ये दोनों रिब्स को दबाने का काम। इन 3 जो इसके प्रकार होते हैं, इसमें एक और छोटा सा बच्चा इसमें घुसा रहता है। ये कौन होता है, ये होता है शॉर्ट इंटरकोस्टल मसल्स। इसकी भी भूमिका होती है, शॉर्ट इंटरकोस्टल मसल्स। सबसे पहले यही मदद करता है। छोटा बच्चा होता है ना, पापा हमने वो कर दिया, तो यही करता है। ब्रीदिंग में श्वास लेते हैं तो इसकी भूमिका होती है, यही कहता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को थोड़ा सा हम धक्का दे रहे हैं, तो इसके धक्का के बाद फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर की तरफ आता है, रिब्स को ऊपर करता है। ठीक है, अब ये तीनों को, अब इतना ही नहीं, शॉर्ट वाला तीनों को मदद करता है, इंटरनल इंटरकोस्टल को भी करता है, इनर मोस्ट को भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। डायफ्राम में आते हैं। डायफ्राम हम लोगों ने पोजीशन देख लिया हुआ था। तो डायफ्राम क्या करता है, थोरेसिक और स्टमक कैविटी को अलग करता है, श्वास छोड़ने के लिए लंग्स को ऊपर धकेलता है। इसका जो वैसे भूमिका दोनों में होती है, लेने छोड़ने में, लेकिन ये छोड़ने के दौरान ये सबसे बड़ी भूमिका इसकी होती है। अगर छोड़ने के दौरान आपके डायफ्राम में प्रॉब्लम हो गई तो श्वास आप छोड़ नहीं पाएंगे। डायफ्राम का रोल होता है, जैसे ये है इलास्टिसिटी, आप किसी इलास्टिसिटी को ऐसे दबाएंगे तो उधर से प्रेशर देगा, तो ये डायफ्राम प्रेशर देता है, ऊपर की तरफ प्रेशर देता है, ऊपर धकेलता है किसको, लंग्स को। ये ध्यान रखिए। एक और कंफ्यूजन वाली चीज यहाँ पर होती है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको अभी ध्यान से देखिए। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इंस्पिरेशन में और एक्सप्रेशन में, ये ध्यान दीजिए इसको कैसे हुआ है। इंस्पिरेशन में जनरली हम लोग जानते हैं श्वास लेंगे तो संकुचन नहीं होगा, फैलाव होगा। लेकिन यहाँ देखिए, इसको शब्द को देखिए, संकुचन शब्द कहा गया है, ये ध्यान देखिए। किसमें संकुचन होता है, इंटरकोस्टल मसल्स में, डायफ्राम में, दोनों में संकुचन होता है, ये ध्यान रखिए। दोनों में संकुचन शब्द कहा गया श्वास लेने के दौरान। आप कहेंगे श्वास अंदर आ रहा, संकुचन कैसे होता है, यानी वो तो बेचारा रिलैक्स स्थिति में है, वो धक्का दे रहा है रिब्स को, ये भी डायफ्राम को भी बेचारा नीचे धक्का दिया जा रहा है।
तो दोनों में संकुचन हो रहा है, जनरली ये गलती मत कीजिएगा। और इससे क्या होता है, इसके संकुचन से थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है, फिर श्वास हम ज्यादा अंदर खींच पाते हैं। इंस्पिरेशन में संकुचन हो रहा है, इंस्पिरेशन में संकुचन हो रहा है, किसमें किसमें, इंटरकोस्टल मसल्स में और डायफ्राम में। ये दो चीजें पूछी जा सकती है। फिर जब निःश्वसन में आएंगे, एक्सपिरेशन में आएंगे, यानी जब श्वास छोड़ रहे हैं, तो एक्सपिरेशन में क्या होता है, फैलती नहीं है दोनों, बल्कि दोनों क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। उनकी स्थिति से आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हुआ था, अब वो बेचारा अपना रिलैक्स स्थिति, मतलब अपनी सही सहजावस्था में आने वाली। कौन, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों सहजावस्था में आने की स्थिति में। ये निःश्वसन एक्सपिरेशन में ये होता है। इससे थोरेसिक कैविटी संकुचित होंगी, थोरेसिक कैविटी संकुचित होंगी दूसरे वाला। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये दिक्कत होती है। अब मसल्स का सीक्वेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। श्वास लेते आते हैं, डायफ्राम नीचे होता जाता है, डायफ्राम नीचे होता जाता है, उसके बाद क्या करता है, शॉर्ट इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमने कहा था, बच्चा कहता है कि ऊपर जाओ पापा ऊपर जाओ, तो इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इसकी भूमिका श्वास लेने के दौरान हमने ऊपर देखा था होती है। ये रिब्स को ऊपर उठाती है, अगर ये रिब्स को ऊपर नहीं उठाएगी श्वास आप नहीं ले पाएंगे। तो मसल्स रिब्स को ये ऊपर खींचती है, ऊपर खींचिए, क्योंकि ये बाहर होती है, ये क्या करती है, ऊपर खींचती है, इसीलिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें संकुचन होता है, किस लिए कहा जाता है, किसमें कहा जाता है संकुचन होता है, तो ये आपके किसमें होता है, इंटरकोस्टल मसल्स में कहा जाता है। उसमें भी किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में बात हो रही है। अब जब यहाँ से ले लिया श्वास, उसके बाद क्या हुआ, श्वास छोड़ने के दौरान अब डायफ्राम धक्का देगा, डायफ्राम शिथिल हो रहा है, मतलब डायफ्राम अब अपने अवस्था में आ रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें लंग्स पर धक्का आएगा, लंग्स पर धक्का आएगा। उसके बाद किसका काम शुरू होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स की भूमिका सामने। ये दोनों हमने कहा था किसमें भूमिका निभाता है, श्वास छोड़ने के दौरान होती है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की भूमिका किसमें होती है, श्वास लेने में। हाँ, अब ये क्या करता है, रिब्स को ये भी दबाता है, रिब्स को दबा करके क्या करता है, श्वास को बाहर निकालने में भूमिका निभाता है। उसी दौरान क्या होता है, आपके एब्डोमिनल मसल्स जो है वो भी एक्टिव होता है, पेट ऊपर नीचे होता है श्वसन के दौरान, एब्डोमिनल मसल्स भी एक्टिव होता है। एब्डोमिनल मसल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे मसल्स आते हैं स्टमक के, तो सबको मिला करके एब्डोमिनल मसल्स कहा जाता है। उसमें जब कई बार आप श्वास को ज्यादा छोड़ने की कोशिश करते हैं बाहर की तरफ, तो एक मसल्स है जिसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स। क्या कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स। ये होता है 6 पैक एब वाला जो मसल्स है, यही है रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, जो कि आप जब श्वास अभी छोड़ने की कोशिश कीजिए थोड़ा प्रेशर लगा करके, तो आप ये पाएंगे कि ये वाला मसल जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको प्रेशर आ रहा है। कभी श्वास छोड़िए, अब वही पोर्शन पे टाइट हो जाएगा, वही पोर्शन टाइट होगा, जिसको कोर मसल्स भी कई बार हम कह देते हैं। तो ये जो 6 पैक एब्स वाली मसल्स है, वो कब ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है, हालांकि वो ताकत देता है हमें श्वास को जोर लगाकर बाहर छोड़ने में, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स की भूमिका होती है। अब क्वेश्चन देखिए एक पूछा गया, जो इसी बार क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब लेटेस्ट वाला 7 जनवरी 2025 को, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान मांसपेशियों की गति का सही अनुक्रम चुने। अब यहाँ पर आपको डायफ्राम नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया है रेक्टस एब्डोमिनिस, शॉर्ट इनर कोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखिए, और दूसरा है एब्डोमिनल मसल्स। अब देखते हैं कि सही क्रम कैसे आप लोग लगाते हैं। पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ये हो गया आपका रेक्टस, ये शॉर्ट इनर, एक्सटर्नल, ये इंटरनल इनर कोस्टल और एब्डोमिनल। पहले पहला नंबर को किसका दें, बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। शॉर्ट इंटरकोस्टल, पहले तो छोड़ा, शॉर्ट तो एक्सटर्नल आ गया। छोटा बच्चा ने पहले किया था ना उदित जी, इसने किसको कहा फर्स्ट था, ऑप्शन होगा सर।
यस हाँ सर हाँ फर्स्ट सर, वही देख रहा था मैं, शॉर्ट इंडर। इसने एक्सटर्नल को कहा था। तो बी और सी, बी सी, उसके बाद क्या होगा? बी सी के बाद, बी डी सी के बाद, डी सी के बाद ये डी वाला आएगा। फिर आपका आएगा एब्डोमिनल मसल्स, और लास्ट में जब ज्यादा छोड़ना होगा तब जा करके आपका ये आएगा रेक्टस एब्डोमिनिस वाला, रेक्टस एब्डोमिनिस। क्लियर है? सर इसमें इनर मोस्ट नहीं है। जी सर, एक बार और समझाइए ना सर। इनर मोस्ट नहीं लिखा, सर एक बार और समझाइए, इनर मोस्ट नहीं। एक बार और समझाइए सर। देखिए हमने ये कहा था कि सबसे छोटा वाला है ना, वो प्रेशर लगा के कहता पापा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये हो गया शॉर्ट इनर इंटरकोस्टल मसल्स। शॉर्ट इंटरकोस्टल मसल्स हुआ, वो किसको कहता है? एक्सटर्नल वाले को कहता है। किसको कहता है? एक्सटर्नल वाले को। इंटरकोस्टल मसल्स तो नाम है पूरा, इसमें 3 पार्ट हम लोगों ने देखा था। तो ये एक्सटर्नल वाले को शॉर्ट वाला कहता है। एक्सटर्नल ये कब है? ब्रीदिंग लेने के दौरान का, ब्रीदिंग ले लिया, फिर क्या होगा? ब्रीदिंग लेने के बाद फिर छोड़ना है, तो छोड़ने में इसकी भूमिका बढ़ जाएगी। यहाँ पर डायफ्राम नहीं दिया हुआ है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल से यहाँ तात्पर्य है, इनर मोस्ट नहीं दिया है, तो ये बीच वाला हो गया। ये श्वास को बाहर निकालने में हम लोगों ने देखा था, इनर मोस्ट और इंटरनल इंटरकोस्टल, श्वास बाहर निकालने में भूमिका, इसकी भूमिका बढ़ेगी। फिर उस दौरान पेट भी आपको मदद कर रहा होता है, एब्डोमिनल मसल्स में मदद करता है। जब सांस और ज्यादा आप निकालना चाहें या ज्यादा निकलता, लास्ट में जाकर के आपको इसकी मदद लेनी पड़ती है, इसकी 6 पैक एब्स वाले मसल्स की, रेक्टस एब्डोमिनिस की। ठीक है, जी सर, तो जी। उस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा। इस बार क्वेश्चन में एग्जाम में रेसिडुअल वैल्यू भी विचारा था, पूछा था सर, रेसिडुअल वैल्यू। अभी आएंगे ना रेसिडुअल वैल्यू, वो सब देखेंगे, देखते हैं क्या होता है वो, अभी आने ही वाला है 2-3 मिनट में। मतलब सर जो फोर्थ वाला पार्ट था इंटरकोस्टल में, वो छोटा सा, उसको टॉप पे ही रखा है हम ना? वो कहते हैं जब सबको भूमिका निभाता है, तो वो तो सबसे पहले श्वास हम ले रहे हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो यस अगर सर। शॉर्ट वाला दिया तो सबसे पहले शॉर्ट रखना, शॉर्ट नहीं दिया तब तो हमें पता है कि एक्सटर्नल फिर रखेंगे, फिर बीच वाला, फिर इनर मोस्ट वाला लास्ट। अब हम लोग आते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन दर किसको कहते हैं। तो श्वसन दर के दौरान क्या होता है? श्वास लेना, छोड़ना, और बीच में छोटा सा पॉज आता है। तो उस पॉज के साथ में श्वास लेना, श्वास छोड़ना और बीच में छोटा सा पॉज आया, तीनों ही स्टेप को अगर आप मिला दें तो इसको, ये पूरा साइकिल हो जाता है। ये पूरा साइकिल हो गया। ये पूरे साइकिल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन दर इसी को कहते हैं, श्वसन दर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन दर हो गया। हम लोग योग में जानते हैं कि 1 मिनट में, योग में जानते हैं 1 मिनट में हम लोग कितनी बार श्वास लेते हैं? सामान्य इंसान औसत 15 बार की गणना हम लोग जानते हैं। उसी हिसाब से हम लोग हर हठयोग के ग्रंथ में 1 मिनट में 15 श्वसन की ही बात आती है। तो श्वसन का मतलब क्या? श्वसन दर है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात है। यहाँ पर जनरली कहा जाता है 16 से 20, और इसमें भी जनरली 16 कहा जाता है। जो हमने देखा इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में 16 पर ज्यादा जोर दिया गया है, 16 से, और कहीं पर 16 से 20 लिखा गया। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट एमसीक्यू में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति 16 से 20 लेता है, छोटा बच्चा जल्दी जल्दी लेता है तो वो 40 बार तक ले लेता है, 25 से 40 बार तक मैक्सिमम। महिलाओं में श्वसन दर पुरुषों से कुछ ज्यादा होता है, महिलाओं में श्वसन दर पुरुषों से ज्यादा होता है, क्योंकि लंग्स की साइज महिलाओं की थोड़ी छोटी होती है, इसलिए श्वसन दर इसीलिए ज्यादा हो जाता है, वो प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है। अब विशेष अवस्था में, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा 4% और 5% हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उस दौरान 4% 5% से ज्यादा भी तो ऑक्सीजन का हो सकता है खपत। तो ऑक्सीजन की जरूरत शरीर में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। हम लोग वो औसत पढ़ रहे थे, सामान्य स्थिति के दौरान पढ़ रहे थे। अब श्वसन का नियंत्रण देखिए कैसे होता है। जो हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कहाँ से होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो श्वास आप ले रहे हैं, आप कहते हैं मैं श्वास ले रहा हूँ, आप श्वास नहीं ले रहे होते। बेसिकली आप श्वास नहीं ले रहे तो श्वास खुद ब खुद चल रहा होता है। उसका कहाँ से नियंत्रण होता है? तो एक तो नियंत्रण होता है तंत्रिकाओं के द्वारा, एक
तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, दूसरा केमिकल कंट्रोल होता है। तो मेन भूमिका इसी की होती है और ये केमिकल कंट्रोल की भूमिका सेकेंडरी होती है, ये सेकेंडरी भूमिका होती है, ध्यान रखें। मेन भूमिका में भी दो शब्द ये याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा और दूसरा पोन्स। मेडुला ऑब्लंगेटा और ये आपका आ गया पोन्स, ये दोनों को याद रखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स का। ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा में श्वसन केंद्र होता है, यानी कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा से हो रहा है, वहीं से श्वसन का नियंत्रण होता है। दूसरा पोन्स में भी न्यूमोटैक्टिक्स केंद्र होता है, न्यूमोटैक्सिस केंद्र, न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है, न्यूमोटैक्सिक। तो न्यूमोटैक्सिक केंद्र भी आपके श्वसन में भूमिका निभाता है, खास करके निःश्वसन में इसकी भूमिका ज्यादा। और निःश्वसन का मतलब श्वास छोड़ने वाले में। पोन्स में जो अगर आजा और क्लियर करके कि निःश्वसन में मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स में से किसकी भूमिका ज्यादा होती है, पोन्स की ज्यादा होती है। मेडुला ऑब्लंगेटा से तो दोनों का होगा, श्वसन केंद्र है वहां पर, उससे नियंत्रण होगा। पोन्स में निःश्वसन वाला, रिस्पिरेशन वाले की भूमिका ज्यादा होती है, वहां से कंट्रोल होता है। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, ब्लड का पीएच जो है वो घटता है तो मस्तिष्क के श्वसन केंद्र को मैसेज चला जाता है, मैसेज चले जाने के बाद वहां से फिर जो है श्वास को भेजा जाता है, नहीं ज्यादा श्वास की जरूरत है, श्वसन दर हमारी बढ़ जाती है। श्वसन दर बढ़ने से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर श्वसन दर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो पीएच अगर घटता है तो घटने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है। मैसेज गया ब्रेन में, ब्रेन ने कहा श्वास जल्दी जल्दी लो, श्वास लिया, ऑक्सीजन ज्यादा गया, ऑक्सीजन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। और ये किससे होता है, श्वसन केंद्र के उद्दीप्त होने से होता है। किसकी वजह से, पीएच का वैल्यू घटने की वजह से। इसको कहा गया है रासायनिक नियंत्रण। और ये हो गया आपका नर्वस कंट्रोल, मेन नर्वस कंट्रोल वाला है, उससे क्वेश्चन पूछा भी गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से 3 नर्व्स की अगर बात आए, मेन तो इसमें वेगस नर्व भी भूमिका निभाता है बहुत, एक फ्रेनिक नर्व्स है, उसके बाद आपका इंटरकोस्टल नर्व्स कहा जाता है। इन 3 नर्व्स के नाम आते हैं इसमें। हाँ, ये वाले देख ही लिया हम लोगों ने, CO2 बाहर निकलता है।